नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता और एक बार फिर आप स्क्रीन पर देखिए, लगातार आपको राज्यभर आंकड़े यहां पर दिखा रहे हैं कि कहां एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है, इसके साथ ही कहां पर आईएनडीआईए यानी इंडिया को बढ़त मिलती नजर आ रही है। लोकसभा की 543 में से 542 सीटों पर काउंटिंग जारी है। रुझानों में भाजपा बहुमत से दूर और उसे 32 से ज्यादा सीटों का नुकसान यहां पर देखा जा रहा है। 2019 में अगर हम बात करें तो पार्टी को 303 सीटें मिली थी। हालांकि एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। जो रुझान अभी तक के नजर आए हैं, रुझानों की अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो जहां पर एनडीए को 297 और साथ ही इंडिया को 228 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। रुझानों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में एनडीए को नुकसान दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यह सभी जगह बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान तो हो रहा है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रामबाई इलाके की वोटिंग सेंटर में भाजपा सपा कार्यकर्ताओं में भिड़ंत भी देखने को मिली। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो आंकड़े बता रहे हैं, एनडीए के जो आंकड़े हैं, आईएनडीआई के जो आंकड़े हैं, इन तमाम आंकड़ों पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगेश गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रदीप सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक आप हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा शैली, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है। और शुरुआत योगेश जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए को आंकड़े, जो अभी तक के आंकड़े आए हैं रुझानों के हिसाब से, एनडीए को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, बहुमत एनडीए को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं तो ये पूरे एनडीए का आंकड़ा है। आपको लग रहा है कि 400 पार का जो सपना बीजेपी ने देखा है या फिर कार्यकर्ताओं को दिखाया है, ये इस आंकड़े से पूरा हो पाएगा? मोदी जी देश के इतिहास में दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और निश्चित रूप से अपना कार्यकाल पूरा करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। तो सरकार बन रही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। एक नारा और दिया था हमने, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश। तात्पर्य ये कहने का कि 29-0 का जो टारगेट हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय डी शर्मा जी ने हम कार्यकर्ताओं को सौंपा था, और उसको पूरा करने के लिए जो हम कार्यकर्ताओं ने बूथ लेवल तक जो अथक प्रयास, कड़ी मेहनत करी है, परिणाम स्वरूप आज 29-0 छिंदवाड़ा भी हमारी झोली में। दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ राजनेता चुनाव हार जाते हैं, कमलनाथ जी हार स्वीकार करके दिल्ली पलायन कर जाते हैं, जीतू पटवारी जी 1 बजे पीसीसी छोड़ देते हैं। तो कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि 3 महीने पहले इसी मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था। तो मध्य प्रदेश की जनता का आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आभार। ठीक है, और ठीक उनकी है। अपेक्षाओं पर खरा उतरने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है योगेश जी, यहाँ पर आपने कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश तो बता दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, बंगाल, इन राज्यों पर क्या कहेंगे आप? यहाँ पर तो आपको नुकसान हुआ है। हाँ, देखिए, अपना थोड़ा सा दृष्टिकोण का फर्क है। अगर इन राज्यों में हमारी कुछ सीटें कम हुई है तो उड़ीसा में हमारी सरकार बन रही है, वहाँ हमारी सीटें बढ़ी है। आंध्र प्रदेश में हमारी अलायंस में सरकार बन रही है। केरल में हमारे पास एक भी सीट नहीं थी, वहां हम जीत रहे हैं। कर्नाटक में जीत रहे हैं। तो इस प्रकार जो सीटों का गणित है वो संभवतः थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, मगर जो मैजिक नंबर है 272 का, उसको हम क्रॉस कर चुके। ठीक है, अब आप 370 और 400 पार से 272 पर आ गए हैं। ठीक है योगेश जी, मैजिक नंबर है, ये तो बहुमत का आंकड़ा है। ठीक है, बहुमत के आंकड़े तो हैं, लेकिन आपने कुछ नारे भी तो दिए थे ना, उनका क्या होगा फिर? और आप बोल रहे हैं कि सीटें भले कम हो रही है, लेकिन क्या गलत था? ठीक है, ठीक है योगेश जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। देखिए, 353 हमारे थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, 303 भारतीय जनता पार्टी और अलायंस मिला के 353। तो जब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा प्रदर्शन पहले से बेहतर हो, और उसी रणनीति के आधार पर अगर हम 353 से 400 पार का नारा दिए थे तो कोई गलती करे थे क्या? ठीक है, वोट परसेंटेज ऑफ शेयर जो है हमारा,
वो इस चुनाव में भी निश्चित रूप से बढ़ेंगे ठीक है योगेश 2019 के मुकाबले। ठीक है योगेश जी। प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए, एक तो कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश, यानी आप यहाँ पर अपनी छिंदवाड़ा सीट को भी नहीं बचा पा रहे हैं। राजगढ़ और छिंदवाड़ा दो ऐसी सीटें थी जहां पर मध्य प्रदेश को लेकर 2 से 3 अनुमान लगाए जा रहे थे, 28-1 का, 28-2 का। अब यहाँ पर तो क्लीन स्वीप होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर भी जो छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस पीछे चल रही है, यहाँ पर दिग्विजय सिंह की सीट पर भी दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो आपकी रणनीति फेल हुई है ही, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में आपको जो बहुमत मिल रही है इंडिया गठबंधन के साथ, हालांकि समाजवादी पार्टी वहां पर आगे है, इसको लेकर क्या कहेंगे प्रदीप जी? देखिए, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश के नतीजे निराशा में इस बार हमको ज्यादा उम्मीद थी, उम्मीद के हिसाब है। लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश मुक्त की बात है, भी जैसे देश हो रहा है, वो पहले लगाते थे 400 पार का दम्भ भरते थे, तमाम को लाए। लेकिन जनता का जब एक उससे कोसों दूर है, आग स्थिति है, जो अपने आप को विश्व थी, आज वो बहुमत का ये 10 साल का इनका जो जनता के पास गए थे, कर दिया, नकार दिया। जनता उनके पद, उसका परिणाम आज है कि भारतीय जनता पीछे है। ठीक है, चाहिए कि अब भाजपा मुक्त ठीक है। प्रदीप जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, शायद कुछ कनेक्शन की दिक्कत है। आप हेडफोन्स भी लगा लीजिए, उसी वजह से मुझे लग रहा है डिस्कनेक्ट हो रही है आवाज। आप कनेक्शन ठीक कर लीजिए, मैं आपके पास लौटती हूँ। सूर्यकांत जी हमारे साथ बने हुए हैं। सूर्यकांत जी, सीधा आपके पास आते हुए, जो सीटों का आंकड़ा या फिर जो बहुमत की हम बात कर रहे हैं, एनडीए को अगर हम देखें तो स्क्रीन पर भी लगातार दिखा रहे हैं, एनडीए को आप देखिए 294, और जो आईएनडीआई है 232। तो 294 और 232 में कितना फासला आप देख रहे हैं? पूरे चुनाव को अगर हम अभी तक के देखें 7 चरण को, तो इनको मिलाकर आप क्या कुछ यहाँ पर फेरबदल देख रहे हैं? और अगर उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वहां पर सबसे बड़ा उलटफेर देख रहे हैं सूर्यकांत जी। सत्ता पक्ष को के सामने जनता की जो भावनाएं होती हैं, जनता के जो काम होते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर वो सत्ता पक्ष के ऊपर दबाव बनाने के काम आ सकता है। लोकतंत्र के हिसाब से तो आंकड़े बहुत बढ़िया हैं, लेकिन अगर हम देखें पिछले सरकारों का कामकाज देखें, तो मुझे लगता है कि जिस तरह के निर्णय केंद्र की मोदी सरकार ने लिए पिछले 2 कार्यकाल में, मुझे लगता है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा विराम लगेगा। तो जिस बोल्डनेस के साथ वो निर्णय लेते थे, जिस शक्ति के साथ लेते थे और जिस तरह से लेते थे, उस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान वाला परिणाम माना जाएगा। अब जहाँ तक आपने उत्तर प्रदेश की बात की है, तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, गुजरात से, आपका पश्चिम बंगाल से और महाराष्ट्र से भी। तो कहीं ना कहीं अगर आप इन राज्यों का जो आंकड़ा सामने अभी तक आ रहा है या जो रुझान आ रहे हैं, उनको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, खासतौर पर 2 प्रांतों में, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप देखें जिस तरह से विपक्ष ने प्रचार किया है और जो मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों में मुझे लगता है कहीं ना कहीं मतदाता उनसे प्रभावित हुआ है और उसका परिणाम यह सामने आया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को भी मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया, आपने देखा होगा। उसके अलावा आरक्षण को लेकर भी कई तरह की भ्रांतियां फैलाई गई। फिर एक और चीज़ जो थी, शायद मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ नहीं पाए। विपक्ष ने वहाँ पर ग्रामीण इलाकों में, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहाँ उन्हें लगता था कि बसपा का वोट बैंक है और वो वोट बैंक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है, वहाँ पर उन्होंने कहा, और वो जो मतदाता था उस इलाके का, वो कहीं ना कहीं योगी जी से प्रभावित था। लेकिन वहाँ पर एक मैसेज दिया गया कि ऐसा हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार योगी जी को हटा दे,
तो उसका भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाजपा को यूपी में नुकसान उठाना पड़ा है। इस चीज़ को मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता भांपने में नाकाम रहे हैं, जिसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ा है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी से खासतौर पर यूपी में अगर आप देखें तो आम जनता इस बात को लेकर बेहद प्रसन्न थी कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है और उसको लेकर जनता खुलकर भी बात कर रही थी। लेकिन मुझे लगता है इन 2-3 चीज़ों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है भाजपा को, और जिस तरह के परिणाम अभी आते दिख रहे हैं, रुझान भी दिख रहा है, उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों को लेकर विचार मंथन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ खामियां रह गई हैं। अगर उसमें सुधार की गुंजाइश है तो उन्हें सुधार करना चाहिए, अन्यथा यह एक संकेत है और इन संकेत को अगर नहीं समझे तो आगे और भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा सूर्यकांत जी आपने कि कहीं ना कहीं बीजेपी की कमियां तो रही हैं, खामियां तो रही हैं, लेकिन शैलेंद्र जी यहाँ आपसे समझना चाहूंगी मैं, सीटों का आंकड़ा जो कह रहा है, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, देखिए इन राज्यों के नाम भी मैं इसलिए ले रही हूँ, राजस्थान को भी इसमें जोड़ लें, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खासकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तो पूरी तरह से आश्वस्त थी कि हम सीटें जीत रहे हैं, हम पूरी की पूरी सीटें जीत रहे हैं, और पूरी नहीं तो 1-2 सीटों का घाटा होगा, लेकिन हमारे पाले में सीटें आ रही हैं। लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी के सामने चौंकाने वाले परिणाम हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं सर? राम मंदिर का मुद्दा जो भुनाया गया, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राम मंदिर का मुद्दा जो है वो भुनाया गया था। ना राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में काम आया, इसके साथ साथ 370, 3 तलाक के तमाम मुद्दे भुनाए गए। कहीं ना कहीं जनता ने यह साबित कर दिया है कि जनता इन मुद्दों से प्रभावित ना होकर आम मुद्दों पर भी नजर रख रही है और आम मुद्दों पर भी वोटिंग जो है वो हुई है। ये देखिए, निश्चित ही जो इस बार जो 2024 के आम चुनाव के जो परिणाम हम लोग देख रहे हैं, भले ही एनडीए जो है वो लीड कर रही है और बीजेपी ने भी बहुत अच्छी सीट्स प्राप्त की हैं, लेकिन जो 400 पार का जो नारा था वो कहीं ना कहीं पंक्चर होता नजर आ रहा है। जैसा आपने प्रश्न किया, राम मंदिर का विषय एक बड़ा विषय था, लेकिन जो देश का जो मतदाता है उसने बेरोजगारी, महंगाई, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों पे फोकस किया है। और हर स्टेट के देखिए लोकल इश्यूज थे और उसका भी बहुत ज्यादा जो फर्क है चुनाव में साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश का, ऐसी कहावत है, कहा जाता है भारत की राजनीति में कि उत्तर प्रदेश जो है वो दिल्ली की सरकार का रास्ता होता है। वहां पे जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट लेके आती है वो अभी तक दिल्ली में केंद्र में सरकार में बैठती नजर आई है। हम पिछले 2 चुनावों में देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराया था, इस बार वो परचम नहीं लहरा पाई है, जबकि सबसे ज्यादा उम्मीदें जो थी, जैसा आपने प्रश्न भी किया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, खासकर जो हिंदी भाषी बेल्ट के जो राज्य हैं, इनमें बीजेपी सर्वाधिक सीटों की उम्मीद कर रही थी और इंडिया गठबंधन ने इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा अच्छा चुनाव लड़ा है और उसका नतीजा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सीटों का नुकसान हुआ है। आप दूसरी तरफ देखिए, तमिलनाडु में संघर्ष कर रही है भारतीय जनता पार्टी, केरल में संघर्ष कर रही है, तेलंगाना में संघर्ष कर रही है, कर्नाटक में जरूर अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ये सब चीजें गौर करने वाली हैं कि भारत का जो मतदाता है वो वर्तमान में सर्वप्रथम उसको अपना खुद का घर देखना है, बच्चों की शिक्षा देखनी है, स्वास्थ्य देखना है, रोजगार देखना है, देश सुरक्षित रहे। देश की सत्ता निश्चित ही ऐसे हाथों में होना चाहिए जो देश की भी सुरक्षा का ध्यान रखे और देश को विश्व के पटल पे ऊंचा लेके जाए। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे थे उस हिसाब से, और इस बार जो नारा लगाया गया कि मोदी का वादा, मोदी सरकार, तो ये बड़ा चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि आखिर वो नारा कहाँ फेल हो गया। सरकार में भले भारतीय जनता पार्टी आएगी और अभी तो बहुत समय है। कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी की आप बात कर ले या फिर अन्य राजनीतिक दलों की बात कर ले, उनके मन में कहीं ना कहीं ये भ्रम था जो जनता ने तोड़ दिया है कि इन सब मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा सकता है। क्योंकि आम मुद्दों की बात तो शैलेंद्र जी जिस तरह से हम पहले से करते आए हैं, आम मुद्दों की बात तो इस पूरे चुनाव से गायब रही। लेकिन जिस तरह से वोट शेयरिंग हम देख रहे हैं, मत प्रतिशत जो देख रहे हैं, सीटों के आंकड़े जो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया होगा। देखिए, गौर करने वाली बात जो है, जैसा कि कल हमने देखा, इलेक्शन कमीशन ने भी खुद कहा कि उनसे गलती हो गई और उनको ये 1 महीने पहले इलेक्शन जो था
वो पूरा करा लेना था, जिसका बड़ा कारण जो था वो भीषण गर्मी है। और इस गर्मी में आप देखिए कितने निर्दोष लोगों की जान भी चली गई है। और जिस तरीके से इतने लंबे फेजेस में जो ये इलेक्शन हुआ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, वो भी इतना ज्यादा हो गया कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत मेहनत हो गई। लेकिन यहाँ पर बीजेपी की स्ट्रेटेजी देखें तो उन्होंने फेज वाइज जो इश्यूज जो उन्होंने रेस किए, और जैसा देखा हम सब ने, बीजेपी की तरफ से जो पूरी बल्लेबाजी थी पूरे चुनाव के अंदर, वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। बिल्कुल। तो ये बड़ी गौर करने वाली बात है। वहीं दूसरी ओर देखें तो इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरों में न केवल राहुल गांधी थे, बल्कि अखिलेश यादव उनके साथ बराबरी से नजर आए, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा नजर आई। जब केजरीवाल जी को जब बेल मिली है तो उसका भी लाभ जो है वो इंडिया गठबंधन को मिला है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पे देश के मतदाता ने भरोसा तो जताया है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार जब देखी, जब वो अधिक समय तक सत्ता में रहती है तो वो कहीं ना कहीं गलतियां भी करती है। और खासकर जो देश का जो मध्यम वर्ग है, जिसकी गिनती लोग नहीं करते हैं, खासकर राजनीतिक दल, या तो एकदम एलिट क्लास की तरफ ध्यान दिया जाता है, या जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग हैं उनके लिए ध्यान दिया जाता है। देखिए, समाज की बेहतरी के लिए और स्वस्थ समाज के लिए जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको मजबूत करना बहुत आवश्यक है, और उद्योगपति जगत के जो लोग हैं उनको भी इसलिए मजबूत करना आवश्यक है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था का कहीं ना कहीं उनके कंधों पे भी बोझ रहता है। लेकिन जो मध्यम वर्ग होता है वो देश की लाइफलाइन होता है। मध्यम वर्ग की तरफ जिस प्रकार की निराशा न केवल राज्यों में देखी गई, कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ से जो एक आशा थी नरेंद्र मोदी सरकार से, और खासकर जब वो 2014 में चुनकर आए और 2019 के चुनाव में लोगों को लगा कि मध्यम परिवार जो होता है, जो मध्यम परिवार में रहते हैं लोग, उनको कुछ बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। लेकिन हमने देखा ना तो कोई टैक्सेस में बहुत बड़ी राहत मिली, ना जीएसटी में बहुत बड़ी राहत मिली, और दिनों दिन जो महंगाई है उसने पिछले 10-12 वर्षों में काफी ग्रोथ की है। हालांकि उसके कई सारे इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो अलग अलग बिंदु बताते हैं, क्योंकि मैं इकोनॉमिक फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के नाते अगर केवल पिछले 2 वर्षों में पेट्रोल डीजल की कीमतों को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह कीमतें बढ़ी हैं। और कहीं ना कहीं इस देश की जनता ने, आखिरी 30 सेकंड में बात पूरी करता हूँ, कहीं ना कहीं भारत की जनता ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है और ये तय कर दिया है कि देश में आप विकास के रास्ते पर सत्ता पर राज कीजिए। धर्म की राजनीति जो है, बांटने की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं उसको देश की जनता ने पसंद नहीं किया है, और यही नतीजा है कि जो धर्म बेस्ड जो राजनीति बहुत ज्यादा पिछले कुछ वर्षों में हो रही थी उसको जनता ने नकार दिया। बिल्कुल ठीक कहा शैलेश जी आपने, क्योंकि धर्म की राजनीति और जिस तरह से हमने तमाम जो राजनीति इस बार हमने जो मुद्दे देखे हैं, महिलाओं के मंगलसूत्र से लेकर आरक्षण तक ये मुद्दा पहुंचा है, और लगातार जो मुद्दे शिफ्ट होते गए वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी रहे, क्योंकि आम मुद्दे चुनाव से गायब ही रहे और व्यक्तिगत टिप्पणियों पर पूरा चुनाव हुआ। योगेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब देखिए, जिस तरह से तमाम विश्लेषण, हमारे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश का भी किया कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर जब बात कर रहे हैं तो अयोध्या की बात कर लीजिए। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा किस तरह से बुनाया गया ये सबके सामने है, धर्म की राजनीति को लेकर किस तरह से बात की गई ये सबके सामने है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर क्या रहा? आप क्या मानते हैं ये जो सीटें कम हुई हैं, क्योंकि पिछली बार भी अगर हम देखें 2019 में उत्तर प्रदेश में आपको 62 सीटें मिली थी, राजस्थान में भी आप बहुमत से आए थे, तो इस बार क्या कमी आपकी तरफ से रही, वो फैक्टर क्या आप मानते हैं? देखिए, शैली जी ने 2-3 बिंदु उठाए थे। धर्म पे आधारित राजनीति, बांटने की राजनीति। तो बांटने की राजनीति कर कौन रहा था इसे? खड़के जी से लेकर राहुल गांधी तक जातिगत जनगणना के आधार पर पूरे देश को बांटने की राजनीति शुरू से कर रही थी। तुष्टीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। मुस्लिम और यादव, इनका एक गठबंधन बनाया गया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम के लिए बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की गई जिससे मुस्लिम वर्ग प्रभावित हुआ। ये एक मैं बहुत बड़ा कारण मानता हूँ उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें लॉस होने का। संविधान बदल देंगे, इस बात को इस प्रकार से प्रचारित किया गया
जबकि ऐसी कोई मंशा ना तो प्रधानमंत्री मोदी जी की थी ना अमित शाह जी की थी। कई बार उन्होंने अपनी आम सभाओं में इसका खुलासा भी किया कि 100 से ज्यादा संविधान में संशोधन करने वाली कांग्रेस आज संविधान बदल देंगे नाम पर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने पर तुली हुई है। ठीक है, लेकिन कहीं ना लेकिन मैंने कहीं आपसे पूछा वो था कि मैसेज जनरेट सीटें, हुआ कि ठीक है योगेश जी, जनता शरण के जी मैं बीच आपके में पास आ रही हूँ। योगेश जी, मैंने आपसे पूछा था कि सीटें कम जो आई हैं इसके लिए महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है, इस पर जवाब दीजिए ना। आप देखिए बड़े मुद्दे उसी उखाड़ने तो से बात कुछ कर रहा नहीं हूँ रह मैं। गया, क्योंकि अरे मतगणना आज मैं हो गड़े रही बोलते है। कहाँ खड़ा हूँ? ठीक है, सीटें कम होने का कारण ही तो बता रहा हूँ, आप ध्यान ही नहीं दे रही है मेरी बातों पे। मैं आपका पूछ रही हूँ कि आपकी तरफ से क्या खामियां रह गई। आप बता रहे हैं विपक्ष ने ये मुद्दे उठाए हैं, आप अपना बताइए ना। नहीं, हमारी तरफ से देखिए, आप बोलती हैं बार बार कि राम मंदिर का मुद्दा हाँ। आपने बुलाया, अभी आपके शब्द थे। तो राम मंदिर का मुद्दा हमारा इस चुनाव में नहीं है। हम तो जनसंघ के जमाने से बोल रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं, और धारा 370 हटाना, ये दोनों मुद्दे हमारे जनसंघ के जमाने से और थे। साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि अगर और उस विपक्ष पर आ गया हमने तो राम देखिए मंदिर पे बुलडोजर चल जाएगा। ना हमने उस पर काम किया, बल्कि उस काम को करके दिखाया। आज जम्मू कश्मीर में अमन चैन कायम है, वोट परसेंटेज बढ़ा है, वहाँ मतदान ने उत्साह से निकलकर वोट किया है। अगले कुछ महीनों में वहाँ विधानसभा चुनाव भी होंगे। ठीक है, तो लोकतंत्र की बयार बहाई है। ठीक है, सीटें कम ज्यादा होना, देखिए तीसरा कार्यकाल है और आजादी के बाद 75 साल में मोदी जी दूसरे ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो देश के संविधान के प्रधानमंत्री पद पर तीसरी बार शपथ लेंगे। उसके ये बाद भी भी एक आप बहुत बड़ा मेरी बात का अचीवमेंट है, जवाब नहीं दे रहे हैं अचीवमेंट योगेश है। जी। मैंने आपकी आपसे बात का पूछा, जवाब ये है कि हमने अन्य राज्यों में सीटें बढ़ाई हैं, अन्य राज्यों उड़ीसा में में हमारी सीटें बढ़ाई सरकार हैं, बन तो रही जहां है पर पहले आपका जी। परफॉर्मेंस अच्छा था वहां क्या कमी रह गई, मैं ये जानना चाह रही हूँ वहाँ आपसे। इस पर भी तो वहाँ कुछ जो बोलिए कमी ना। देख, हाँ तो बोल रहा हूँ ना, वहाँ जो कमी अगर हुई होगी तो निश्चित रूप से हमारा केंद्रीय नेतृत्व उस पर चिंतन मंथन करेगा और आगामी कुछ दिनों में उस पर ठीक भी है, आपके पास सटीक जवाब ठीक है होगा। योगेश जी। शैलेंद्र जी, आप हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगी। जी बस मैं इतना कहना चाह रहा था, योगेश भाई ने थोड़ा सा मेरी बात को अपने ऊपर ले लिया। मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम रेज नहीं किया था। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि देश की जनता ने जो अपना निर्णय दिया है वोटों के माध्यम से, उसमें उन्होंने तमाम उन राजनीतिक दलों को नकार दिया है जो धर्म की राजनीति करना चाहते थे। अब उसमें सभी लोग शामिल है जिसने ऐसी बात की होगी। मैंने किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शेरिन जी। अब देखिए, धर्म के नाम पर राजनीति तो हम सभी ने देखी है। कभी राम मंदिर बनाने की बात की गई तो फिर इसी टाइम ड्यूरेशन में राम मंदिर पर बुलडोजर चलाने की बात भी की गई है, जो किसी से छुपा नहीं है, सबके सामने है। प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। अब जिस तरह से मुद्दों को लेकर क्योंकि बात हो गई है, आप मुद्दों पर बात करना तो मुझे लगता है कि ठीक ही नहीं है, क्योंकि आज मतगणना का दिन है और आंकड़ों पर बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। आपसे मैं जानना चाहूँगी प्रदीप जी, अब देखिए आपके जो बड़े नेता हैं वो भी कहीं कहीं पीछे चल रहे हैं। राजनांदगांव की अगर हम बात कर लें तो भूपेश बघेल जो जीतने आए हैं वो वहां से पीछे चल रहे हैं। क्या वजह रह गई है, कांग्रेस में क्या कमी रह गई है? एक ये जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो 8 से 10 सीटों पर कांग्रेस आ रही है। समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में आगे है। इसके साथ साथ अगर मध्य प्रदेश का विश्लेषण करें तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, मध्य प्रदेश पर तो क्लीन स्वीप होता हुआ नजर आ रहा है। तो जो कांग्रेस के गढ़ रहे हैं वहां पर भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। प्रदीप जी, देखिए कांग्रेस, देखिए स्तर पर कांग्रेस बहुत मजबूत बन के उभरी है। इसमें बाद में समीक्षा होगी, नेता मंथन करेंगे कि नतीजे आने की बात हुई तो भाजपा के तो बहुत ज्यादा वरिष्ठ नेता चुनाव इस बार पार्टी को आज साधारण बहुमत के लिए तरह दिया था देश में। हालांकि वो जुमला था, 400 जुमला था, और उसमें मीडिया चैनल पोल में का जनादेश जो आज आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी 10 प्रदीप जी आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, शायद कुछ 10 कनेक्शन साल की की दिक्कत है। आज बहुमत से आप दूर माइक है। को पास में लाओ, मुंह के माइक को पास में लाओ, मुंह के पास देश की नकार
देख लीजिए, ये अब ये अगर आप तो- फोनों पर कनेक्ट हो जाए तो इन्हें फोनों पर कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि इनकी आवाज़ ठीक से नहीं मिल पा रही है। ठीक है सूर्यकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आंकड़ों की अब जब बात कर रहे हैं, और देखिए लगातार, क्योंकि कांग्रेस का भी यही कहना है, बीजेपी का भी यही कहना है कि चिंतन और मंथन किया जाएगा, लेकिन जिस तरह से अब सीटों को लेकर आप बात करें या राज्यवार हम बात करें, तो यहाँ पर देख रहे हैं कई कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की बात कर ले हम, तो प्रदर्शन अच्छा रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। लेकिन जो बात मैं उनसे जानना चाह रही थी योगेश जी से, हालांकि उसने उसका जवाब अभी भी नहीं दिया, कि ऐसी क्या कमी, मतलब आप क्या मानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? पिछली बार जहां पर अच्छा प्रदर्शन रहा था वहां पर बीजेपी पीछे चल रही है। आप अमेठी सीट को लेकर ही देख लीजिए, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां से पीछे हैं, जो कहा जा रहा था कि स्मृति ईरानी जीत कर आएंगी और वोटों का अंतर ज्यादा रहेगा। तो बीजेपी की कहाँ कमी रह गई है रणनीति में? देखिए, हर राजनीतिक दल चुनाव परिणाम के बाद अपने समीक्षा की बात कहता है, समीक्षा होती नहीं होती या उन पर क्या निर्णय लिए जाते वो तो वही जाने, क्योंकि कई बार विचार मंथन की बात तो कही जाती है लेकिन होता नहीं है। अगर होता है तो जो मंथन के रूप में अमृत निकलता है उस पर काम नहीं होता है। तो निश्चित रूप से वो तो राजनीतिक दलों का अपना दायित्व है, वो जाने और उन्हें क्या करना है। लेकिन जहाँ तक अगर आप अमेठी की बात करती हैं, तो जिस समय पिछली बार जीत दर्ज की थी स्मृति ईरानी जी ने, तब तो ठीक था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उसी हथियार का उपयोग किया है उस लोकसभा सीट पर जिसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आपने देखा होगा, रायबरेली से उन्होंने राहुल गांधी को उतारा और जो वहाँ पर इनका पूरा काम देखते थे किशोरी लाल, हाँ, उनको उन्होंने यहाँ पर उतारा और उतार कर उसी तरीके से उन्होंने उस जीत को हार में बदला है, जिसको लेकर स्मृति ईरानी लगातार अपनी पीठ थपथपाया करती थी। स्मृति ईरानी ने जिस तरह पिछली बार हारने के बाद उस इलाके में सतत संपर्क बनाए रखा, लोगों के बीच जाती रहीं, वो उसमें, और इस बार के जब वो सत्ता में आई और मंत्री बनी वहाँ से जीतने के बाद, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस क्षेत्र में सक्रियता कम दिखाई। और कई बार आपने सुना होगा कि वहाँ के मतदाताओं ने जब तमाम न्यूज़ चैनलों पे या यूट्यूब पे या अन्य सोशल मीडिया पे जो लोगों की बातचीत आई है, लोगों ने कहा कि उनसे मिलना मुश्किल हो गया था, उनसे काम कराना मुश्किल होता था। तो इस तरह की चीज़ें आई, तो मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों में नाराज़गी तो थी और उस नाराज़गी को भुनाने का काम कांग्रेस ने किया है। और लगभग इसी तरह की स्थिति बहुत सारी जगह रही है। आप देख लिए, उत्तर प्रदेश आपके सामने उदाहरण है। फिर जब आप पिछली बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे, उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, लेकिन वहाँ पर क्या स्थिति रही इस बार एक बार फिर से टीएमसी बेहद मजबूत बनकर उभरी है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इस नुकसान की वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि अब विचार मंथन करेगी तो उसे समझ में आएगा क्या क्या कमियां और खामियां रही हैं। लगभग यही स्थिति राजस्थान में रही है। अन्य इस तरह के अगर आप प्रदेशों में देखें जहां से भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक कहीं ना कहीं इन राज्यों में किसानों का मुद्दा भी बहुत उभर कर आया है। सूर्यकांत जी, जैसे अगर अपन हरियाणा की बात कर ले तो 10 की 10 सीटें पहले बीजेपी के पास थी, लेकिन जब से हम ये देख रहे हैं किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों को लेकर बातचीत की जा रही, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी सीटों की कमी को यही वजह माना जा सकता है क्या? और हरियाणा में, क्योंकि अभी बीजेपी हरियाणा में पहले जो प्रदर्शन था उससे लो प्रदर्शन बीजेपी का हरियाणा में देखा जा रहा है, क्योंकि सीटें कम आती हुई दिखाई दे रही है, वहाँ पर इंडिया को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो किसानों का मुद्दा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। ठीक है। जिस पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात आप कर रही हैं, उस पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिछली बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली है। इसी तरह अगर हरियाणा को देख लें आप, तो जिन इलाकों के किसान उस धरने प्रदर्शन पर बैठे थे वो लगातार आंदोलन करते रहे हैं, दिल्ली में बॉर्डर पर बैठे रहे हैं, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उस हिसाब से बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर अच्छी खासी सफलता मिली। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अन्य मुद्दे भी हैं। आपने देखा होगा कि जो मध्यम वर्गीय, जैसा कि हमारे साथी ने कहा, मध्यम वर्गीय मतदाता हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार वो छिटका है। क्यों छिटका है? उसकी अपनी वजह है। आप देखिए, महंगाई का सबसे ज़्यादा किसके ऊपर भार पड़ता है? मध्यम वर्गीय पे पड़ता है, क्योंकि ना तो उन्हें अनाज मिलना है, ना उन्हें सस्ता आपका वो गैस का सिलेंडर मिल रहा है, ना सरकार की अन्य सुविधाओं का फ़ायदा मिल रहा है। इसी तरह से
अन्य चीज़ें आप देख लीजिए, वो मध्यम वर्गीय वो वर्ग होता है जो सबसे ज़्यादा ईमानदार होता है, या तो सबसे वाला पैसे वाला या सबसे गरीब, दोनों के पक्ष में सरकारें खड़ी रहती हैं। और पिछता कौन है? सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय पिछता है। महंगाई की मार सबसे ज़्यादा किसको उठानी पड़ी? मध्यम वर्गीय को उठानी पड़ी। बेरोजगारी की मार सबसे ज़्यादा किसको उठानी पड़ती है? मध्यम वर्गीय को। भ्रष्टाचार का सबसे ज़्यादा सामना किसको करना पड़ता है? मध्यम वर्गीय को। तो ये तमाम सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं इस बार मतदाता ने अपनी नाराज़गी दिखाई है। दूसरी सबसे बड़ी नाराज़गी की वजह जो है वो है कि जो पार्टी आपके विपक्ष में है और उसके नेताओं पर आप बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं, और जब वो आपके साथ आ जाते हैं तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई होती दिखती नहीं है। भले कार्रवाई हो रही हो, लेकिन कार्रवाई होती दिखती नहीं है। अगर आप इस संदर्भ में देख लें, आप तमाम बड़े नेता हैं, ठीक है, क्या उनके उस तेजी से उनके ऊपर कार्रवाई हुई? ठीक है। इसी पर एक सूर्यकांत जी जवाब ले लेते हैं जरा योगेश गुप्ता जी से। योगेश गुप्ता जी, एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि सवाल पहले मैंने आप ही से पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया, आप सूर्यकांत जी बता रहे तो इस पर जवाब दीजिए। एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि जो नेता कभी भ्रष्टाचार में संलिप्त हुआ करते थे वो आपकी पार्टी में आकर एकदम पाक साफ हो गए, तो कहीं नहीं कहीं जनता का जो भरोसा है वो इस वजह से भी उठा है, सीटों पर इसका असर भी पड़ा है। रितिका जी, जी तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों होता? जी मध्य प्रदेश का चैनल है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में और छत्तीसगढ़ में हाँ, जो क्लीन स्वीप हुआ है कांग्रेस का, उसके ऊपर बात तो हो नहीं रही है। क्या इस दो स्टेट में मध्यम वर्गीय नहीं रहता? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मध्यम वर्गीय रहता है ना। यहाँ दो राज्यों में तो मध्यम वर्गीय नाराज नहीं नजर आ रहा। स्पष्ट जनादेश दिया है मध्य प्रदेश में, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी। ठीक है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए तो मैंने आपको बोला ना कि आप जीत रहे हैं, आपको बधाई है उसके लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ का चैनल है और बात इधर उधर की हो रही है। सुनिए ना योगेश जी, चैनल का हेड ऑफिस राजधानी भोपाल में है, लेकिन देश न्यूज नेशनल चीजें दिखाता है। तो जब हम नेशनल की बात करते हैं और प्रधानमंत्री देश, सुनिए ना योगेश जी, सुन लीजिए, योगेश जी सुन लीजिए, हमें बहुत अच्छे से आता है कि हमारा चैनल क्या दिखा रहा है, हम जनता को क्या बता रहे हैं, हम दर्शकों को क्या बता रहे हैं। तो ये हमें किसी भी राजनीतिक दल के नेता से पूछने की जरूरत नहीं है। और अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो मध्य प्रदेश में तो मैं, सुनिए ना योगेश जी सुन लीजिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए बधाई है, मैंने दे दी आपको कि भाई मध्य प्रदेश में आप क्लीन स्वीप कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आप आ रहे हैं, लेकिन बाकी राज्यों का भी तो कुछ बताएंगे ना। पर ये भी प्रश्न बनता है ना रितिका जी कि दिग्विजय सिंह जी चुनाव कैसे हारे? अब आप सवाल मुझसे पूछेंगे क्या? मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए पहले। कैसे भागे? मेरे सवाल सुनिए ना योगेश जी, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश कैसे हो रहा है? योगेश जी ये सवाल शुरुआत में मैंने आपसे ही किए थे, आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब तो दीजिए आप मुझे पहले। आपके माध्यम से आप कांग्रेस के लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि नहीं? इतने वरिष्ठ, अरे भाई आपने सुना नहीं, आपने योगेश जी आपने सुना नहीं था क्या? उनकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी ना, कनेक्शन दिक्कत थी, उनसे पूछा था ये सवाल। अब जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका तो जवाब दीजिए आप मुझे। क्या पूछ रही हैं आप बताइए? अब आपको मेरा सवाल नहीं पता, आपने मेरा सवाल नहीं सुना था। मैं पूछ रही हूँ, जैसे कि सूर्यकांत जी ने बताया कि एक बड़ा फैक्टर ये हो सकता है कि जो नेता भ्रष्टाचार में कभी संलिप्त थे वो बीजेपी में जाके पाक साफ हो गए, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, ऐसा कहने का कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं है सूर्यकांत जी के पास। अनेकों नाम ऐसे हैं जो हम गिनवा सकते हैं योगेश जी। अनेकों नाम, अगर ऐसा बताइए तो कितने नाम आप बता सकते हैं? ठीक है, लेकिन अभी बहस हम आंकड़ों पे कर रहे थे, एक छोटा जवाब आप मुझे इस पर दीजिए। आप दो चार नाम तो बताइए ना, तो मैं जवाब दूं किस नेता के ऊपर कार्रवाई रोकी गई है। ठीक है, ये नाम मैं आपको गिनाऊंगी जरूर, लेकिन ठीक है मैं आपको बता रही हूँ। शैलेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शैलेंद्र जी बोलिए। योगेश भाई की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, बहुत वरिष्ठ है और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन एक पत्रकार के नाते मैं योगेश भाई से पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसके परिणाम आज आ रहे हैं। वाराणसी से मोदी जी केवल 1.5 लाख वोटों से लीड कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में शंकर लालवानी जी 11.5 लाख वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान जी जो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, वो 8 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीत रहे हैं।
अमेठी में संघर्ष कर रही हैं स्मृति ईरानी, किशोरीलाल शर्मा जी से 1,40,000 वोटों से पीछे हैं। राहुल गांधी 4 लाख वोटों से रायबरेली में आगे चल रहे हैं। तो ये आपके लिए आत्मचिंतन और आपकी पार्टी के लिए चिंता का विषय नहीं है क्या योगेश जी? नहीं, बिल्कुल, मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में इस बात का उल्लेख भी किया है कि जिन सीटों पर हम बेहतर कर रहे हैं उन सीटों पर हम अपने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाएंगे, संगठन को बधाई देंगे, लेकिन जहां पर हमको पराजय का भाव देखना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से हर विषय पर चिंतन भी होगा, मंथन भी होगा और वहां के संगठन पर कार्यवाही भी होगी। तो बिल्कुल हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है। हम 24/7 365 दिन चुनावी मोड में रहने वाले लोग हैं, कैडर में संगठन है और कहीं कोई कोताही अगर होती है तो उसको बख्शने का तो सवाल ही नहीं उठता है। नहीं, लेकिन योगेश भाई आप देखिए कितना चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो शख्सियत है वो पूरी दुनिया में उसको पसंद किया जा रहा है। वो ग्लोबल लीडर के रूप में उभरे हैं और भारत के आम चुनाव में बनारस, जिसके लिए उन्होंने कितना काम किया बनारस में, वहां पे अजय राय जो ऑलरेडी इतने इलेक्शन हार चुके हैं, वो केवल अभी वहां प्रधानमंत्री जी जिस सीट से लड़ रहे हैं बनारस से, केवल 1,52,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, पूरे संगठन के लिए चिंता का विषय नहीं है कि ऐसा है शैलेंद्र जी, वो ये कह रहे हैं, योगेश जी ये कह चुके हैं पहले ही, सुन लीजिए, योगेश जी ये कह चुके हैं पहले ही कि सीटें भले हमारी कम आ रही हैं लेकिन एनडीए को बहुमत मिल रहा है, सरकार हमारी बन रही है और फिर इस पर चिंतन मंथन करेंगे। लेकिन सवाल उनसे बार बार जो पूछे जा रहे हैं ना तो उन्होंने उस पर, हाँ जी जी ऋषिका जी देखिए, मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, एक समीक्षक के नाते शैलेंद्र जी यहाँ पर लेना नहीं चाह रही जवाब, यहाँ पर बात टारगेट करने वाली नहीं है। देखिए हम चर्चा करने बैठे हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं, जो तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उन्हीं आंकड़ों पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल उठते हैं, देखिए उससे पार्टी जो है पीछे नहीं भाग सकती ना। अब जो सवाल मैंने उनसे पूछा था उन्होंने जवाब नहीं दिया। सूर्यकांत जी ने कहा कि एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। अब वो मुझे बोल रहे नाम गिना, भाई अजित पवार को आप देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए, कहीं ना कहीं घोटालों में ये संलिप्त थे। जो बीजेपी में आए तो इन घोटालों की अब बातचीत नहीं होती है। जांचें चल रही हैं अभी भी, वो केस बंद नहीं हुए दोनों के ऊपर। ठीक है, तो आप ये बोल सकते थे, ठीक है, यही तो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बात प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में अभी पिछले कई हफ्तों में जो जी चर्चा इस बात पे होना चाहिए जी कि एक मजबूत नेतृत्व जो था जी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में पूरे देश की जनता देख रही जी और उसका भरोसा भी जनता ने किया है। और जो मैंडेट है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एनडीए की तरफ जा रहा है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, अपोजिशन में भले कांग्रेस पार्टी 100 सीटों के आसपास अभी नजर आ रही है, ओवरऑल आप इंडिया गठबंधन आप ही की स्क्रीन पे दिखा रहे हैं 230 प्लस चल रहा है। तो जनता ने मौका तो बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया ऐसा लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नाराजगी है, आमजन के जो विषय थे, जो मुद्दे थे, जो इश्यूज थे, मंथन का विषय है, करप्शन के जो इश्यूज थे, ये जो उद्योगपति जो पैसा लेके भागे विदेश और उन पर जो कार्रवाई नहीं हुई, स्विस बैंक का जो पैसा वापस नहीं आया, ये विषय है, ये जनता के बीच में विषय है। साउथ में नकार दिया बीजेपी को लोगों ने। शैलेंद्र जी दिक्कत तो यही है ना। अब देखिए, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, आज परिणाम का दिन है, मतगणना क्योंकि चल रही है, रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के साथ कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। योगेश जी आपके पास मैं आ रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत ये है कि जो सवाल पूछे जाते हैं, जो मुद्दे होते हैं, उस पर राजनीतिक दल कुछ बोलना पसंद नहीं करते हैं। योगेश जी जवाब दीजिए। देखिए, हम तो मुद्दों पर आधारित ही चुनाव लड़ा पूरा लोकसभा का। हमारे मुद्दे थे गरीब कल्याण से लेकर जन कल्याण की नीतियों तक। 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। दशकों तक, 5-6 दशकों तक कांग्रेस नारा देती रही, गरीबी हटाओ, न गरीबी हटा पाई, बल्कि राहुल गांधी ने और नारा नया दे दिया चुनाव में कि अमीरी हटाओ। ठीक है, तो ना तो वो गरीबी हटा पाए, ना अमीरी हटा पाए। 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी अगर सिसक कर 52 सीट से 100 तक पहुंचती है तो उसका बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी 303 सीट से 245 सीट के आसपास आती है तो उसकी एक बहुत बड़ी पराजय आप लोग समझ रहे। तो आकलन करने का दृष्टिकोण है
स्वतंत्र होता है नहीं लोकतंत्र में। सुनिए आदमी ना अपना योगेश जी, दृष्टिकोण बहुमत आप आपको करिए, मिल रही है, ठीक है लेकिन सर, वाराणसी ठीक है। वाराणसी में प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठाए गए, मैं उसका जवाब दे दूं। प्रधानमंत्री जी पूरे देश में हर लोकसभा सीट पर उन्होंने 2-2 बार जाकर प्रचार किया। वाराणसी में वो 1 या 2 दिन मुश्किल से वहां की जनता के समक्ष उपस्थित हुए और वाराणसी की जनता से वो दिल से कनेक्टेड थे। निश्चित रूप से वो वहां से जीत कर आ रहे हैं। जीत हार का अंतर कम ज्यादा हो सकता है। दिग्विजय सिंह जी पिछले 2019 के चुनाव में प्रज्ञा ठाकुर जी से 3,60,000 वोटों से हार गए थे। इंदिरा गांधी जब फुल पावर में थी तो राजनारायण सिंह से हार रही थी। एक अननोन पर्सन थे राजनारायण सिंह उस समय। ठीक है। राहुल गांधी को अमेठी में स्मृति ईरानी ने पिछली बार मुकाबला हराया था। तो ये लोकतंत्र की यही खूबी है, इसमें कहीं जीत तो कहीं हार होती है। जय पराजय का ठीक है जो भी योगेश कारण जी, होता है उसमें जनता जनार्दन का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है योगेश जी, अब देखिए जनादेश जो भी होगा स्वीकार सभी को होगा, परिणाम आ चुके हैं, जी। यानी कहीं ना कहीं बस कुछ ही समय शेष रह गया है और कुछ ही समय में स्थिति जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। जो अभी रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए को बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं, अगर सीटें कम होती हैं, अब देखिए परफॉर्मेंस आपका अच्छा था, लेकिन अगर वही परफॉर्मेंस इस बार अच्छा नहीं है तो उस पर मंथन करने का विषय है। मुद्दे बहुत सारे जिन पर चर्चा कर सकते हैं। शैलेंद्र जी जल्दी से अपनी बात रखिए क्योंकि समय की सीमा है, बोलिए। 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करता हूँ। एक मतदाता के नाते मेरी इच्छा थी कि मेरे देश के प्रधानमंत्री देश में सर्वाधिक वोटों से जीत कर आए बनारस से। दूसरी बात, पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल इस देश के लोगों ने देखा और निश्चित ही आने वाले समय में भी 5 साल देखेंगे यदि वो अपने पद का त्याग नहीं करते हैं और खुद ही वो प्रधानमंत्री बनना की आगे और बढ़ते हैं। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल को भी याद करना चाहिए और उन पर तमाम तरह के जो आरोप थे और उनकी जितनी इंसल्ट की जा सकती थी उस टाइम पे की गई। और जो गरीबी वाली अभी बात आई थी, तो योगेश भाई जब कांग्रेस में थे तो उनकी केंद्र की यूपीए सरकार राइट टू फूड का बिल लेकर आई थी और अभी ये जो झोले बट रहे हैं 80 करोड़ लोगों को अनाज के, राशन के, तो 100 करोड़ मतदाता है, उसमें आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, राशन पे डिपेंड कर रहे हो, तो कितना चिंता का विषय है कि देश में गरीबी की स्थिति क्या है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शैलेंद्र जी, और कहीं ना कहीं जिस तरह के मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, अब देखिए जो मुद्दे आपने गिनाए आम मुद्दे वो थे, इन पर बातचीत होनी चाहिए थी, इन पर चिंतन मंथन होना चाहिए था, क्योंकि आम चुनाव में यही मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव से जैसे कि मैं बार बार बोल ही रही हूँ कि आम मुद्दे इस पूरे चुनाव से गायब रहे और आज मतगणना का दिन है और एनडीए को यहाँ पर आंकड़े जिस तरह से हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है, राज्यभर आंकड़े भी आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में बस स्थिति साफ हो जाएगी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन कहीं जाइए ना जरूर, देश न्यूज आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा। और यहाँ पर आइए आपको पहले सुना देते हैं, बीजेपी कार्यालय से हमारी सहयोगी निशा ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, कैसा जोश और क्या उत्साह बीजेपी कार्यालय में देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं देश न्यूज। तो दर्शकों, आज परिणाम का दिन, लोकसभा चुनाव 2024 और 4 जून, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। और आज हम मौजूद है राजधानी भोपाल में, भारतीय जनता पार्टी का जो बीजेपी कार्यालय है वहां पे मौजूद है और यहाँ पे हम जानेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो रुझानों में मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें बीजेपी की ओर गई हैं और तमाम जानकारी आज हम यहाँ कार्यकर्ताओं से जानेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं में यहाँ पे अलग ही उत्साह हमको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी बड़ी टीवी लगा दी गई है और सभी लोग रुझानों की ओर, और अभी से सभी लोग का मानना है कि इस बार सांसद आलोक शर्मा भोपाल को मिलने वाले हैं और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस से प्रत्याशी खड़े हुए हैं अरुण श्रीवास्तव, उनका पत्ता कट हो जाएगा। हम जानेंगे और यहाँ के कार्यकर्ताओं से। भोपाल में देखें तो आलोक शर्मा का पारा जो है इस वक्त ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है, उनको ज्यादा समर्थन भी मिल रहा है और इस बार मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटों में हमने रुझान देखा तो पूरा क्लीन स्वीप हमको देखने को मिल रहा है कि 29 की 29 सीटों पर बीजेपी का रुझान इस वक्त सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। देखिए, रुझान के साथ साथ मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ कि 29 सीटों पे इस बार मध्य प्रदेश में कमल खिलने वाला है और हम इस 29 सीट वाली जो कमल की फूल की माला है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट करने वाला है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश जो कैंपेन विधानसभा के समय से चल रहा था, इसको पूर्ण रूप से साक्षात होते
आज दर्शक देखेंगे और हम सब देखेंगे, जनता देखेगी, क्योंकि जनता जो प्रदेश की है वो जानती है कि प्रदेश का विकास किसने किया है। वो किया है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। प्रदेश का बंटाढार जिसने किया था वो कांग्रेस की सरकार थी। इसलिए मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस का पूर्ण रूप से सफाया हो चुका है, अस्तित्व नहीं बचा है, वजूद नहीं बचा है। उनके दफ्तरों में शायद ताले खरीद के लगाने की नौबत आ चुकी है। तो प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। बिल्कुल मैम, यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे छिंदवाड़ा जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और वहाँ पे कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ वो भी इस वक्त वहाँ पे पीछे दिखाई दे रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ नहीं कहूंगी मैं, परिवारवाद का गढ़ नाम देना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह 45 वर्षों से छिंदवाड़ा में एक ही परिवार में इर्द गिर्द जो एक टिकट का वितरण होता रहा, कभी कमलनाथ जी, उनकी पत्नी या उनके बेटे के बीच में ही, ये दर्शाता है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण के लिए राजनीति करती है, अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता को बचाने के लिए राजनीति करती है। जनता अब जागरूक है, जनता जनार्दन उसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जनता जवाब दे रही है कि अगर विकास नहीं हुआ है, जनहित में फैसले नहीं हुए हैं, तो अब जनता वापसी नहीं लाएगी। तो इस बार छिंदवाड़ा में भी कमल खिलेगा। बिल्कुल हम देख सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं भोपाल में जैसे आलोक शर्मा है बीजेपी से और कांग्रेस से जो अरुण श्रीवास्तव है, तो अरुण श्रीवास्तव का पत्ता यहाँ कट होता दिखाई दे रहा है और आलोक शर्मा काफी अधिक वोटों से इस वक्त हमको आगे देखने को मिल रहा है। देखिए, आलोक शर्मा जी के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये एक गुलदस्ते के रूप में वो आए हैं। एक सांसद एक ऐसे भोपाल को मिले हैं जो कट्टर भोपाली जिसे हम कहते हैं, वो जिस तरह उन्होंने भोपाल में कई वर्षों से बचपन से ही वो भोपाल संघ के साथ रहे और उन्होंने भोपाल में कई काम किए, कई पदों पर रहे, महापौर रह के उन्होंने जो भोपाल में विकास कार्य किए हैं। अब हम उम्मीद करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि सांसद के तौर पे वो भोपाल में और नए विकास के आयाम रचेंगे और आलोक शर्मा जी को अभी से अग्रिम शुभकामनाएं। बिल्कुल आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल में इस वक्त आलोक शर्मा जी जो हैं वो सबसे आगे देखते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और अरुण श्रीवास्तव का यहाँ पे पत्ता कट होता दिखाई दे रहा है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीटों में हमें इस वक्त जो रुझान देखने को मिले हैं वो भी बीजेपी की और सबसे अधिक। और हमारे साथ मोहन सरकार में मंत्री हैं और सर, क्योंकि हम देख सकते हैं इस पर रुझान हमने देखा मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर बीजेपी इस वक्त दिख रही है और कहीं छिंदवाड़ा जहाँ पे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ भी वहाँ पे हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आलोक शर्मा तो भोपाल में क्लीन स्वीप दे सकते हैं उनको? ना, देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ये तय हो गया है कि कोई भी विधानसभा हो, लोकसभा हो, किसी व्यक्ति विशेष की जागीर नहीं है, गढ़ नहीं है। ये जनता जनार्दन के गढ़ हैं लोकतंत्र में। जो 29 की 29 सीटें आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 29 की 29 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाली हैं। तो निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है। हम मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। नहीं, अगर सर हम देखें तो जैसे 400 पार वाला जो नारा है तो हमको कहीं ना कहीं वो देखने को तो नहीं मिल रहा है ना। देखिए, अब ये तो चुनाव की रणनीति थी, चुनाव की रणनीति के तहत नारे दिए जाते हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि हमने नारा दिया था और विपक्ष को उसमें उलझाया, अब विपक्ष उलझा रहा। हमको तो केवल इतना जानते हैं कि लोकतंत्र में आपको बहुमत प्राप्त होना चाहिए और वो बहुमत बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर की जनता ने दिया है। तो हम तो पूरे देश की जनता का आभार व्यक्त करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त राजधानी भोपाल में भाजपा और तमाम पूरे प्रदेश में भाजपा हमको देखने को मिल रही है और आलोक शर्मा जो है निश्चित रूप से यहाँ पे नए सांसद भोपाल को मिल सकते हैं आलोक शर्मा। और तो यार हम जनता से जानेंगे क्योंकि इस वक्त हम देख सकते हैं कि आलोक शर्मा भोपाल में आगे और 29 की 29 सीटों में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में जो रुझान आया उसमें भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है, तो क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश की जनता ने राष्ट्रवाद के लिए वोट करा है। प्रदेश में भाजपा सरकार ने प्रदेश नेतृत्व ने जो काम करा उसके आधार पर वोट करा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब दूसरे प्रदेशों में सरकारें नहीं थी तब भी हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता जाते थे और वहाँ पे काम करके सरकारें लाते थे। तो मध्य प्रदेश हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है और मध्य प्रदेश के दिल में भाजपा ही है। मध्य प्रदेश कैडर बेस पार्टी को रखता है और ये एक दिन का मेहनत का काम नहीं है।
विष्णुदत्त शर्मा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने त्रिदेव योजना एक लेकर आए थे संगठन को विकसित करने के लिए। बूथ स्तर पर हर बूथ पर हमारे पास 3 लोग हैं, बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और टोली है उनकी पूरी। उस बूथ पर जब हर बूथ पर कार्यकर्ता खड़ा है, पदाधिकारी खड़ा है, मेहनत कर रहा है, बूथ समिति है, पन्ना प्रमुख है, तो ऐसे परिणाम आना अतिशयोक्ति नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं है, ये सामान्य बात है। हमें उम्मीद थी छिंदवाड़ा इस बार वो भी हम जीत रहे हैं। प्रदेश संगठन ने जो रणनीति बनाई और जमीनी स्तर तक जो संगठन खड़ा किया, उसका परिणाम जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं उसका परिणाम जो है कि हम सारी सीटें जीत रहे हैं आज की तारीख में। भाजपा एक कार्यकर्ताओं के विशेष समूह और उनके कठिन परिश्रम की नींव पर खड़ी हुई है, और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने काम करा उसी का परिणाम है कि हम मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश भारत का दिल कहा जाता है, वही कार्य मध्य प्रदेश ने भी करके बताया है। पूरे भारत में मध्य प्रदेश ने अपना नाम रोशन किया है, और मध्य प्रदेश में जैसे कि आप देख रहे हैं ये लीगल टीम है, लीगल टीम ने भी अपना पूरा कार्य किया है, वॉर रूम से वॉच कर रहे थे और सारे कार्य को यहीं से चला रहे थे। मध्य प्रदेश में आलोक शर्मा की जीत शुरू से ही पक्की लग रही थी, क्योंकि यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा काम हुए, मोहन यादव जी के द्वारा काम हुए, और आलोक शर्मा जी पहले महापौर रहते हुए उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। लेकिन जैसे लोगों से ये उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश का तो 29 का 29 लग रहा था, लेकिन राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भी उम्मीद थी कि पूरे क्लीन स्वीप होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश में जो जीत है वो शिवराज सिंह चौहान जी की वजह से है। इतना यहाँ की कम से कम 90% जनता ये मानती है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और हम और अधिक जानकारी लेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं आलोक शर्मा की जीत इस वक्त पक्की, और कार्यकर्ताओं में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, कार्यकर्ता बिल्कुल उत्साहित है, और हम लोग पूर्ण रूप से सुनिश्चित भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी बनने जा रही है। आलोक शर्मा जी और मध्य प्रदेश की सारी समूची 29 की 29 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी अभी आगे चल रही है, और 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, जीत के साथ सुनिश्चित करेगी, और नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हम लोग सारी चीज़ें उसके लिए आश्वस्त हैं कि बहुमत का आंकड़ा पार करके नरेंद्र मोदी जी पीएम बनने वाले हैं, और आलोक जी तो बन ही रहे हैं यहाँ से सांसद जी हमारे लिए। तो अभी हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की, और हमने देखा कि सभी का जो मत है वो भाजपा, भाजपा, एक ही नाम भाजपा है, और साथ ही साथ सभी ये कह रहे हैं कि आलोक शर्मा इस बार हमें नए सांसद आलोक शर्मा भोपाल से मिलने वाले हैं, और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जनता जो है वो जो सही सरकार बनेगी हम उसको चुनेंगे, हम उसके साथ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यकर्ताओं से बात की तो सभी ने कहा कि आलोक शर्मा भोपाल को नए सांसद मिलने वाले हैं। कैमरामैन सुमित के साथ निशा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह है, एक उमंग है, और कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यालय में और साथ ही साथ कार्यकर्ता पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एक बार फिर यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। मतगणना से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए ना देश न्यूज के साथ। नमस्कार।